revision of unit number 8 and unit number 9 of Indian Contract Act. Then we will complete SOGA. कौन आया ऑनलाइन में? सात्विक इज ऑनलाइन टुडे. क्यों? सोलापुर गई. सो अभी टोटल पूरा क्लास ऑनलाइन करेगी. क्यों, ऐसा क्या रीजन? अच्छा, उसका कॉलेज उधर है सोलापुर में. बट सात्विक ही जो ऑफलाइन करने की आदत होती है उसके बाद तुरंत अगर ऑनलाइन पे स्विच हो जाओगे तो मे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है? कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, विद इन बिजनेस आवर्स. हाँ, चलो. यूनिट नंबर 8 क्या था? बेलमेंट था क्या? यूनिट नंबर 8 क्या था? अभी सबको ये यूनिट 8 और 9 तो भी गई क्या पीछे? सबको यूनिट 8 और 9 फेमिलियर है, तो अभी अपन उसका फटाक से क्विकली रिवीजन कर लेंगे. जिनको पता है, जिनका हो चुका है, मस्त शांति से सुन लो, रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं. हाँ, बेलमेंट एंड प्लेज. व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस. कोई पर्पस है. आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस क्या हम गुड्स वापस बेलर को दे देंगे? हाँ, अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन हम आइदर उसको रिटर्न करेंगे या बेलर बोल रहा है उसको डिस्पोज कर दे, हम डिस्पोज कर देंगे. क्या बेलमेंट के ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन होनी जरूरी? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि बेलमेंट के ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेलमेंट, एक है ग्रेटिट्यूड्स और एक है नॉन ग्रेटिट्यूड्स. वो कौन सोया उसको उठाओ रे. ये पलक तेरे पीछे कौन सोया, देख उसको उठा. हाँ, ग्रेटिट्यूड्स और नॉन ग्रेटिट्यूड्स. हाय, हेलो, हाउ आर यू? लॉ का लेक्चर चालू हो गया है. लॉ का लेक्चर चालू है, जस्ट हुआ है. हाँ, सो ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट के केस में देयर इज नो कंसिडरेशन, बट नॉन ग्रेटिट्यूड्स के केस में देयर इज सम कंसिडरेशन. बेलर के क्या ड्यूटीज होते हैं? बेलर बेलर मतलब द पर्सन हु प्रोवाइड द गुड्स. बेलर के क्या ड्यूटीज है? टू डिस्क्लोज द फैक्ट अबाउट द गुड्स. गुड्स के बारे में अगर कोई फैक्ट है जो कि ऐसे देख के पता नहीं चलता है, जैसे गाड़ी दी और उसका ब्रेक फेल है, ये बताना पड़ेगा, है ना? पेट्रोल, अभी पेट्रोल नहीं बताए तो भी चलता है क्योंकि वो जो मीटर होता है उससे पता चलता है. बट अगर वो जो मीटर है वो खराब हुआ है तो पेट्रोल का वो ऑल टाइम फुल दिखाता है, तो ये केस में बेलर को कन्वे करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा. बेयर द नेसेसरी एक्सपेंसेस. गुड्स के रिगार्डिंग अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस हो तो वो बेयर करना पड़ेगा. बेली ने अगर कुछ खर्चे किए हैं बेलर के बिहाफ पे तो उसको इंडिमनिफाई करना पड़ेगा एंड बेलर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स. अभी बेली के क्या ड्यूटी है? टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. बेली के पास जो गुड्स रखे हुए हैं उसका ध्यान देना है. कैसे ध्यान देना है? एज इफ ये गुड्स किसके हैं? खुद के हैं. देन क्या अनऑथराइज यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है. क्या बेलर के गुड्स को खुद के गुड्स के साथ मिक्स कर सकता है? नहीं कर सकता है. नो मिक्सिंग ऑफ गुड्स. क्या गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा? गुड्स को रिटर्न बैक करना पड़ेगा जब से पर्पस अकम्प्लिश होता है, पर्पस पूरा होता है. क्या एक्स्ट्रा अगर प्रॉफिट है, कोई जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अक्रू हुआ है तो क्या बेलर को वापस देना पड़ेगा? जैसे काऊ से काफ आ गया था, वापस देना पड़ा था कि खुद ही रख लिया? वापस देना पड़ा. एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट होता है तो वो वापस देना पड़ता है, नो प्रॉब्लम. दीज आर द ड्यूटीज ऑफ बेली. जैसे ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली है वैसे बेलर एंड बेली के कोई राइट्स होंगे? यस. क्या बेलर चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है? बेलर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके वजह से अगर बेली को कोई इनकन्वीनियंस हुई है तो क्या उसको इंडिमनिफाई करना पड़ेगा? डैमेजेस पे करके इंडिमनिफाई करना पड़ेगा. बेलर हैव राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम. दैट मीन्स दैट टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट.
गुड्स क्या कर रहा है, डिमांड बैक कर रहा है. ग्रेटिट्यूड्स के केस में गुड्स डिमांड बैक कर रहा है. मन से दिया था कोई चीज बट बोल रहा है अभी नहीं, मेरे को किसी और को देना है. सो बेलर ऐसा कर सकता है. अगर कोई रॉन्ग डूअर है, व्हाट इज रॉन्ग डूअर? थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन आइदर बेलर या बेली को वो गुड्स यूज करने से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, या वो गुड्स यूज करने नहीं दे रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं, एज अ बेलर और बेली वो अगेंस्ट रॉन्ग डूअर क्या कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं. राइट टू फाइल अ सूट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन बेली. अगर बेली ने उसको उसके ड्यूटीज फॉलो नहीं किए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए, फुलफिल नहीं किए, तो क्या करना होगा, ये जो अपना बेलर है क्या ये कर सकता है, केस कर सकता है, स्यू कर सकता है अगेंस्ट बेली? डेफिनेटली कर सकता है. और अगर उसने बेली ने कोई अनऑथराइज यूज किया है गुड्स का तो उसका कंपेंसेशन मिलेगा बेलर को. बेलर विल गेट द कंपेंसेशन. इन द सेम वे क्या बेली के भी कुछ राइट्स होंगे? क्या राइट्स है बेली के? क्या अगर सपोज जॉइंट बेलर से, जॉइंट बेलर्स का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेल कर रहे हैं, गुड्स को सामने वाले को यूज करने को दे रहे हैं, अदर ग्रेटिट्यूड्स और नॉन ग्रेटिट्यूड्स. आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस क्या बेली को गुड्स रिटर्न करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है? क्या वो किसी को भी लौटा सकता है, आइदर ऑफ द बेलर्स? यस, किसी भी बेलर को लौटा सकता है. राइट टू इंडिमनिफाई. क्या अगर बेली ने बेलर के बिहाफ पे कोई खर्चा किया है तो उसको राइट है वो खर्चे को वसूल करने का? यस, डेफिनेटली. अगर फॉल्टी गुड्स दे दिया बेलर ने विदाउट इंफॉर्मेशन, उसको कन्वे नहीं किया गुड्स फॉल्टी है, उसके वजह से अगर बेली को कुछ लॉस हुआ है तो वो कंपेंसेट करवा के लेगा. अगर नेसेसरी एक्सपेंसेस किया है तो वो नेसेसरी एक्सपेंसेस भी कंपेंसेट करवा के लेगा. अगर जब बेली को गुड्स वापस देने की बारी है और वो टाइम पे क्या हो गया, ट्रू ओनर तो उसके सामने है और कोई दूसरा आ गया बोले ये नहीं मैं ट्रू ओनर हूँ, ऐसे जो टाइटल में डिफेक्ट आ गया, दो तीन लोग बोल रहे अरे ये गुड्स तो हमारे हैं, ये गुड्स तो हमारे हैं, तो क्या बेली के पास ऑप्शन होता है टू गो टू कोर्ट एंड डिसाइड कि किसका पास रियल टाइटल ऑफ द गुड्स है, किसके पास ओनरशिप है, ताकि वो उसको क्या कर सके, रिटर्न कर सके. बेलमेंट कब टर्मिनेट होगा? जो आपका स्टिपुलेटेड पीरियड है वो पीरियड खत्म हो गया, बेलमेंट विल बी टर्मिनेटेड. या फिर अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, पर्पस अकम्प्लिश हुआ तो बेलमेंट क्या होगा, टर्मिनेट होगा. आयुष तो क्या फोन यूज कर रहा है क्या? फिर बाय नोटिस, नोटिस से बेलमेंट टर्मिनेट होगा. नोटिस कैसे? अगर बेलर को या बेली को कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना है तो क्या कर सकते, सामने वाले पार्टी को नोटिस देंगे, सर वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, सो बाय नोटिस आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज टर्मिनेटेड. बेलर या बेली का किसी का भी डेथ हो गया तो टर्मिनेट हो सकेगा. या फिर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, सब्जेक्ट मैटर मतलब गुड्स खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो अभी बेल करने के लिए कुछ है ही नहीं, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विल कम्स टू एन एंड. फाइंडर ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है, जिसको जो खोया हुआ गुड्स या पड़ा हुआ गुड्स उठा ले, दैट पर्सन विल बी नोन एज फाइंडर ऑफ गुड्स. क्या उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आएंगे? यस, उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आएंगे, दैट विल बी नोन एज क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. क्या होता है उसका ऑब्लिगेशन? दैट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर. क्या उसके लिए लगा हुआ खर्चा वो वसूल कर सकता है? कर सकता है, बट उसके लिए वो सामने वाले को स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता है. बट क्या वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेगा? डेफिनेटली ही विल एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन. जब तक आप पैसे नहीं देते हो मैं गुड्स देने के लिए लाइबल नहीं हूँ. क्या होता है राइट ऑफ लीन का मतलब? क्या होता है? टू रिटेन द गुड्स अंटिल द क्लेम इज सेटिस्फाइड. रिटेन करना, जो हमारे गुड्स है हमारे पास ही रखना, जब्त करना या कब्जा कर लेना, दैट इज नथिंग बट लीन. एक होता है जनरल लीन और एक होता है स्पेशल लीन और पर्टिकुलर लीन. पर्टिकुलर लीन मतलब क्या? जो गुड्स के रिगार्डिंग क्लेम बचा है या जो गुड्स का पैसा आना है वही गुड्स को हमने क्या कर दिया, वही गुड्स पे राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया, वही गुड्स पे कब्जा किया. या फिर दूसरा है कि रैंडमली दो तीन डेट्स है, सामने वाली पार्टी के रैंडमली दो तीन डेट्स है और उसने क्या किया है, कुछ सिक्योरिटी रखा है, मॉर्गेज रखा है हमारे पास, तो हमने क्या किया, कोई अनदर डेट के लिए भी वही मॉर्गेज को रख लिया, दैट इज नथिंग बट जनरल लीन. जनरली कोई भी गुड्स को हमारे पास कब्जे में रखना या गुड्स पे कोई भी
लीन करवाना फॉर एनी अदर डेट, दैट इज नोन एज जनरल लीन। और स्पेशल लीन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जिसका पैसा पेंडिंग है उसी चीज के पैसे के लिए गुड्स का लीन करना। सबसे लास्ट कौन है? तू इधर सरक, इधर सरक थोड़ा। हाँ, प्लेज का क्या मतलब होता है? प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। प्लेज एक टाइप का बेलमेंट होता है, बट इट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। हम किसी से अगर कोई लोन ले रहे हैं या डेट ले रहे हैं तो उसमें क्या है, बदले में सिक्योरिटी दिया जाता है। क्या वो लोन पूरा होने के बाद या डेट पूरा होने के बाद वो सिक्योरिटी रिडीम करवा दिया जाता है? यस, सिक्योरिटी इज रिडीम। प्लेज में parties होते हैं। जो प्लेजर है, जो प्लेज जो बेलर है, मतलब बेलमेंट में जो बेलर होता है उसे प्लेजर बोला जाएगा या पॉनर बोला जाएगा। बेलमेंट में जो पेली होता है उसे प्लेजी बोला जाएगा या पॉनी बोला जाएगा। अभी प्लेजी के क्या ड्यूटीज है? जो गुड्स जो गुड्स प्लेज की है उसको क्या करना होगा? रिटेन करना होगा, उसके पास रखना होगा। क्या, कैसे? सब्सिक्वेंट डेट जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक वो उसके पास गुड्स रख सकता है। क्या वो रखे हुए गुड्स का अनऑथराइज यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर प्लेजी ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए हैं वो गुड्स को सेफ रखने के लिए, अच्छे रखने के लिए, तो क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्लेम कर पाएगा प्लेजर से? डेफिनेटली कर पाएगा। प्लेजर के क्या होता है? प्लेजर का क्या राइट होता है? पैसे दे को क्या करवाओ, छुड़वा के लेकर आओ, रिडीम करवा के लेकर आओ। प्लेजी की क्या ड्यूटी है? प्लेजी क्या रियल ओनर होता है क्या गुड्स का? नहीं, ही इज नॉट द रियल ओनर। बस एज अ सिक्योरिटी या थोड़े टाइम के लिए उसके पास गुड्स रखे हुए होते हैं। तो क्या उसको रीजनेबल केयर लेना पड़ेगा गुड्स का? डेफिनेटली। अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता है। जैसे ही डेट फुलफिल हो जाए उसको वो गुड्स क्या करना पड़ेगा? रिटर्न बैक टू द ट्रू ओनर, मतलब कौन? प्लेजर। क्या वो ओन गुड्स के साथ वो जो गुड्स प्लेज की है वो मिक्स कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो अपने बेलमेंट के या बेली के जो ड्यूटीज है, सारी ड्यूटीज उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज। इनकंसिस्टेंट यूज मतलब वो फर्दर उसको रीसेल नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ओनरशिप नहीं है। अगर कोई गुड्स में एक्स्ट्रा एस्क्रेशन है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। ऑनर के क्या ड्यूटीज होते हैं? ऑनर इज लाइबल टू पे द डेट। जो भी उसका डेट है उसको देना पड़ेगा, तभी जाके वो रिडीम करवा पाएगा उसकी सिक्योरिटी को। या अगर पॉनी ने, प्लेजी ने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस किए हैं तो क्या उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर गुड्स में कोई फॉल्ट्स हो जो उसने एज ए गिरवी रखी है, सिक्योरिटी रखी है, तो क्या वो फॉल्ट्स डिस्क्लोज करना प्लेजर का ड्यूटी होता है? यस, इट इज हिज ड्यूटी। उसके रॉन्ग टाइटल की वजह से अगर प्लेजी को कोई तकलीफ हुई है तो ही विल हैव टू इंडेमनिफाई। बोलो। डेथ कैसे हुई है? मतलब ड्यू टू नेचुरल तो नहीं कर सकता है, नेचुरल है ना। हाँ, अगर उसने जो उसके गलती के वजह से हुई है, बेली के गलती के वजह से, तो वो क्लेम करेगा। नेचुरली हुई तो किसके हाथ में? प्लेज करने का राइट किसके पास होता है? प्लेज वही इंसान कर सकता है जिसका क्या हो? ओनरशिप हो। जो खुद ओनर हो वो पेमेंट कर सकता है, प्लेज कर सकता है। बट वी हैव लिस्ट ऑफ सम पीपल वेयर नॉन ओनर्स आल्सो कैन प्लेज। एक होता है मर्केंटाइल एजेंट। हमने अगर एजेंट को एक्टिविटी सेल परचेस करने के लिए अपॉइंट किया है तो क्या वो प्लेज कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे? डेफिनेटली कर सकता है। अगर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशन में हो तो कर सकता है। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं किया जाता है तब तक क्या कर सकता है वो पार्टी? प्लेज कर सकता है। जैसे गुंडू भाई, बिफोर अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय आजोबा, आजोबा पुलिस में जाके अवॉइड करे उससे पहले गुंडू भाई ने क्या कर दिया? प्लेज कर दिया, सिक्योरिटी गिरवी रख के पैसा ले लिया। प्लेज वेयर द प्लेजर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। प्लेजर को लिमिटेड इंटरेस्ट है, मतलब क्या? कि आपको कोई 2000 का खटारा मोबाइल मिल गया, डब्बा मिल गया, और उसको सही करने के लिए आपने ऊपर 3000 रुपया खर्चा किया, तो अल्टीमेटली आपको क्या सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट आ गया? यस,
you have benefit of interest in the subject matter, so you can pledge only up to the that extent. या को ओनर है, मतलब एक से ज्यादा अगर ओनर है तो उसमें से वन ऑफ द ओनर क्या प्लेज कर सकता है प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी को कर सकता है. बायर और सेलर अगर अनपेड हो, सेलर को हमने गुड्स साइड में रखवा दिए बट अभी तक उसका पैसा पे नहीं किया, ऐसे सेलर को अनपेड सेलर बोला जाएगा. तो क्या वो अनपेड, अभी भी ओनरशिप सेलर का ही है, हाँ, तो क्या वो गुड्स को प्लेज कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है. किसी को कोई डाउट है? बेलमेंट प्लेज, इसमें हमने बेलमेंट देखा, ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली देखा, ठीक है. फिर लीन का एक कंसेप्ट देखा जिसमें जनरल लीन था और स्पेशल लीन मतलब पर्टिकुलर लीन था. पर्टिकुलर लीन मतलब सिर्फ पर्टिकुलर डेट के लिए दिया गया सिक्योरिटी को होल्ड करना, और जनरल लीन मतलब जनरली हम कोई भी सिक्योरिटी को होल्ड कर सकते हैं. लीन के बाद हमने प्लेज देखा, फाइंडर ऑफ गुड देखा, जो कि 2-3 बार आपके दिमाग में है. जो पर्सन को गुड्स मिलते हैं दैट इज फाइंडर ऑफ गुड्स. उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन आ जाते हैं दीज आर कॉसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. क्या फाइंडर ऑफ गुड्स उसके उसने जो खर्चा किया है उसके लिए स्यू कर सकता है ओनर को, ट्रू ओनर को? ही कैनॉट स्यू, ही कैनॉट स्यू, बट कैन ही एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन? डेफिनेटली. तो अल्टीमेटली वही हुआ कि पैसा वसूल कर ही सकता है. आइदर स्यू करके ना करो बट लीन कर लो. और क्या है? और देखा हमने प्लेज. प्लेज का मतलब भी बेलमेंट ही है. प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट ओनली, बट प्लेज मतलब सिर्फ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देना. हमने जो लोन लिया है सामने वाली पार्टी से, बदले में कुछ तो गिरवी रखना, दैट इज नथिंग बट प्लेज. जो प्लेजर और प्लेजी, जैसे बेलर और बेली दो पार्टीज होते हैं, उनके भी हमने ड्यूटीज राइट्स देख लिए. क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है? ये जो अपना 8th यूनिट था, इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे क्या? सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें 9 क्वेश्चंस है, हमने हमारे नए पैटर्न के हिसाब से सॉल्व कर दिए थे. सॉल्व करते करते किसी को कोई डाउट आया या कुछ नहीं समझा हो, ऐसा है? बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है इसमें, मतलब प्लेज का क्वेश्चन है, बेलमेंट का क्वेश्चन है, लीन का है, सारे एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है. पूरा के पूरा कंसेप्ट आपका रिकॉल हो जाएगा. अगर किसी ने इसके क्वेश्चंस नहीं किए हैं, या किसको लगता है कि एक बार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर करके खुद देख लूं, तो आपको क्या करना है, घर पे जाओ, पहले पूरा यूनिट 8 रीड करो. पूरा यूनिट 8 रीड करो, आपके जो नोटबुक में दिया है, डिटेल पूरा थरली रीड करो, पूरा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, एंड देन टेक 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस एंड सॉल्व ऑन योर ओन. आप मन से सॉल्व करोगे. सेक्शन याद नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होगी वो टाइम पे. सॉल्व करके देख लो, फिर नहीं कुछ जमा तो मैं हूं यहाँ पे. देन वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट यूनिट पे. ओके, सो वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग यूनिट नंबर 9 विच इज एजेंसी. एजेंसी मतलब क्या? हमने किसी को अपॉइंट किया अपना काम करने के लिए, दैट इज नथिंग बट एन एजेंट. जो अपॉइंट कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल. जिसको अपॉइंट किया है उसको क्या बोला जाएगा? एजेंट बोला जाएगा. क्या प्रिंसिपल ऐसा जरूरी है क्या कि वो प्रिंसिपल एजेंट को कुछ पैसा दे ही? एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वैलिड. मैंने ऐसे चलते चलते किसी को बोल दिया, एक मेरा तुम्हारे घर के साइड में मेरी कोई दोस्त रहती है, मेरा एक पार्सल ड्रॉप कर देना उसके घर पे. आप पार्सल लेकर गए और आपने पार्सल ड्रॉप कर दिया क्योंकि आपको ऑन द वे था, और मैंने उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, फिर भी क्या ये एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? फिर भी दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. क्या ये वैलिड है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन? बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसका एक मैक्सिम है, क्वी फैसिट पर एलम फैसिट पर से, मतलब ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग. अगर मैंने मेरा काम करने के लिए किसी एजेंट को हायर किया है, अपॉइंट किया है, तो ऐसा माना जाएगा एज इफ काम कौन कर रहा है? मैं खुद ही कर रही हूँ. ही हिमसेल्फ इज एक्टिंग, ऐसा माना जाएगा. हाँ, अभी कैन एजेंट बी अ माइनर पर्सन? एजेंट कैन बी माइनर पर्सन. आप जिसको काम करने के लिए अपॉइंट कर रहे हो, क्या वो माइनर हो सकता है? डेफिनेटली वो माइनर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके एक्ट्स के लिए कौन लाइबल रहेगा? प्रिंसिपल विल बाय लाइबल.
बट क्या प्रिंसिपल माइनर होना चाहिए? प्रिंसिपल कैन नॉट बी माइनर। आपका जो एजेंसी है आइदर एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है बाय योर वर्ड्स और योर रिटर्न ओरल वॉट एवर। सो एक्सप्रेस हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपने स्पेसिफिकली किसको अपॉइंट किया है एज योर एजेंट। बट अगर इम्प्लाइड हो तो देर आर सर्टेन केसेस वेयर एजेंसी कैन बी इम्प्लाइड बाय इस्टॉपल। किसी ने ऐसा एक्नॉलेज किया एज इफ वो कौन है, आपका एजेंट है, उसने एक्नॉलेज किया, आपने उसको कुछ कुछ नहीं बोला या आप चुप रह गए वो टाइम पे, ही इज बिहेविंग टू द कस्टमर एज इफ दैट पर्सन इज एजेंट, तो अल्टीमेटली क्या वो लाइबल होगा? ही विल बी लाइबल टू द एक्सटेंट। बस उसने ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया हुआ होना चाहिए। देन है एजेंसी बाय नेसेसिटीज। अभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में या इमरजेंसी में आपने किसी को हेल्प किया नेसेसिटीज के लिए, जैसे मेडिकल हेल्प कर दी, एजुकेशन के लिए हेल्प कर दिया, तो क्या अल्टीमेटली वो एजेंसी बाय नेसेसिटीज हो गया? माइनर के केस में तो होता ही है, माइनर के केस में तो होता ही है, बट दूसरे केस में भी अगर आपने किसी को नेसेसरीज के लिए हेल्प किया होगा तो दैट पर्सन विल बी लाइबल टू यू। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है कि जैसे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कैसे, क्या एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर? यस, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाएगा, दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1932। जितना जितना प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दिया है क्या एजेंट उतना ही लाइबल होगा? यस, एजेंट विल बी लाइबल ओनली अप टू द अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल के कंसेंट के बगैर एजेंट ने अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया तो देन एजेंट विल बी पर्सनली लाइबल होगा। बट व्हाट इफ प्रिंसिपल हैज रैटिफाइड द अथॉरिटी? ठीक है, चल तूने अथॉरिटी एक्सीड कर दिया, मैं मान लेता हूं, तो कौन लाइबल होगा? इन दैट केस प्रिंसिपल विल बी हिमसेल्फ लाइबल। क्या वो रेटिफिकेशन एक्सप्रेस हो सकता है? हाँ, बोल के करेगा वो रेटिफाई। क्या वो रेटिफिकेशन इम्प्लाइड हो सकता है? अल्टीमेटली एजेंट ने अगर कोई एक्टिविटी किया है उसके एक्ट को रेटिफाई करना, मतलब पेमेंट को क्या करना, पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेना। याद है आपको पानीपुरी वाला एग्जाम्पल? 1,000 के ऊपर उधारी नहीं देना बोला था पानीपुरी वाला, उसका जो भी छोटू है काम करने के लिए रखा, बट छोटू के घर वाले आ गए, फैमिली मेंबर्स आ गए, तो छोटू ने दे दिया 4,000 रुपए का उधारी। 4,000 रुपए का उधारी क्या अथॉरिटी से एक्सीड करता है? यस, दैट विल एक्सीड द अथॉरिटी। सो ऊपर के 3,000 रुपए के लिए लॉजिकली कौन लाइबल है? छोटू विल बी लाइबल, एजेंट विल बी लाइबल। बट अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को फोन करके बोला कि ठीक है तूने 4,000 का उधारी दे दिया, तेरी ही फैमिली मेंबर्स है, अपने ही फैमिली मेंबर से, कोई बात नहीं, आई विल रेटिफाई। फर्दर अगर डिफॉल्ट हुआ तो विल बी लाइबल प्रिंसिपल, क्योंकि उसने फोन करके बोला है। बट प्रिंसिपल ने कुछ बोला नहीं, बट ये 4,000 में के 2,000 रुपए एडवांस छोटू के घर वालों ने डायरेक्टली प्रिंसिपल के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए एंड ही हैव एक्सेप्टेड द मनी, देन हाँ, then impliedly it will be assumed that he have ratified the transaction. Then for remaining 2,000 who will be liable? Principal will be liable. ये जो रैटिफिकेशन है क्या विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए? हाँ, रैटिफिकेशन शुड ऑलवेज बी विद इन रीजनेबल टाइम। क्या रैटिफाई किया है ये कम्युनिकेट किया हुआ होना चाहिए? यस। क्या कोई इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी का रैटिफिकेशन हो सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो वॉइड इन इटसेल्फ है। नॉर्मल केस में एजेंट का क्या अथॉरिटी है? सारे लॉफुल एक्सपेंसेस बेयर करना, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना वगैरह वगैरह। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट ने उसका अथॉरिटी एक्सीड कर दिया विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, तो कौन लाइबल होगा? देन हु विल बी लाइबल इन दैट केस? इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट ने प्रिंसिपल का अथॉरिटी एक्सीड कर दिया विदाउट कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, हु विल बी लाइबल? प्रिंसिपल विल बी लाइबल, क्योंकि वो क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे एजेंट शुड बी इन पोजिशन नॉट टू कम्युनिकेट विथ, एजेंट शुड नॉट बी इन पोजिशन टू कम्युनिकेट,
उसके पास प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करने का कोई चांस ही होना नहीं चाहिए, या फिर उसने ऐसी कोई एक्टिविटीज करनी चाहिए जो कि प्रिंसिपल को लॉस से सेव करने के लिए किया गया हो। सो और गुड्स किसके पोजीशन में चाहिए? गुड्स एजेंट के पोजीशन में चाहिए। अगर ये सारी चीजें फुलफिल होती है तो ऐसा माना जाएगा कि एजेंट ने क्या किया है, इमरजेंसी में कुछ स्टेप लिया होगा, एंड देन प्रिंसिपल वुड बी लाइबल इवन विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। हु इज सब एजेंट? व्हाट इज सब एजेंट? टेल मी। सब एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एजेंट के प्रिंसिपल। एजेंट एजेंट सो क्या वो लॉफुली वैलिड है? सब एजेंसी इज नॉट लॉफुली वैलिड। क्यों? क्योंकि जिसको डेलीगेट किया है काम वो फर्दर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। डेलीगेट्स नॉन पोटेंट्स डेलीग्री मतलब क्या? जिसको काम डेलीगेट किया है, डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट दैट वर्क टू समवन एल्स। व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? ऐसा एजेंट जो कि प्रिंसिपल ने अपॉइंट करवाया है, प्रिंसिपल ने अपॉइंट करवाया है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। क्या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट लॉ की नजर में वैलिड है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? प्रिंसिपल विल बी, क्योंकि उसके ही काम करने के लिए वो क्या हुआ है? हायर हुआ है, हायर किया गया है। एक काम करो, ये डिफरेंस एक बार नजर मार लो, सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। गो थ्रू द 5 पॉइंट्स और भी पॉइंट्स है नीचे, कुछ नहीं आया तो डिस्कस कर लेंगे। भूषण नहीं आया क्या आज? शिवम भी नहीं आ रहा है ना आजकल? नहीं, शिवम तो है। देख तू ऐसे चुप के बैठता है कैसे, इधर से रख। देख लिया, पढ़ लिया, कुछ नहीं समझ रहा है? आया ध्यान में? ये देख लो, ये 3 पॉइंट्स देख लो एक बार, नजर मार लो, मतलब थोड़ा रीड करना है, ऐसे ही सिर्फ देखते नहीं बैठना है। क्या चालू है रे, बड़बड़ बड़बड़? सब शांति से पढ़ रहे हैं तो तुम लोग भी पढ़ो ना। डन? पढ़ रहे हो, पढ़ो। कल ग्रुप पे यूनिट 1 आया था क्या सोगा का? नहीं आया, ठीक है। पढ़ाने के बाद लिखना है, पहले ही लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। डन? क्या है, तुम लोगों के 2 ही लेक्चर्स है, मतलब फ्राइडे और सैटरडे। तो मेरे दिमाग में ऐसा था, मतलब आई विल नीड कंसेंट ऑफ एवरीवन, कि मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे, कुछ आप घर पे लिखोगे, चलेगा क्या वैसा? बट बट फर्स्ट 2 राइटिंग्स में लिख के देखो। फर्स्ट 2 राइटिंग्स में अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, सिर्फ पढ़ा रहे हो और सिर्फ लिखा रहे हो तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे फर्स्ट 2 राइटिंग्स के बाद एक जजमेंट ले लो, फिर मुझे बताना कि तो अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। बट एक कोई एक पर्सन को भी अगर लिखते टाइम पे ऐसा हुआ कि बाबा, अरे यार पूरा पढ़ लिया और पूरा लिख रहे हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज लेट मी नो, अपन पैटर्न चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगी, ऐसा इनजस्टिस नहीं होगा किसके साथ। बट बट क्या है, दोनों को इक्वल लेवल रखने के लिए मेरा दिमाग में ऐसा था, अगर तुम लोगों को चलेगा तो मुझे भी दौड़ेगा, है ना? ठीक है, फिर भी फर्स्ट 2 राइटिंग करके जजमेंट लो,
फिर ध्यान में फिर देखते हैं, अपन डिसीजन लेंगे, मंडे को डिसीजन लेंगे, या आप जब भी कंप्लीट करोगे कल डिसीजन लेंगे। तो यूनिट 1 हमारा इधर सोगा का हो चुका है, आपके कुछ फ्रेंड्स का, तो उनके पास ऑलरेडी पूरे नोट्स रेडी है सबके नोट्स। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप पे पीडीएफ डाल दिया करेंगे, या फिर आप बुक्स एक्सचेंज कर सकते हो। ग्रुप पे पीडीएफ आया हुआ कभी भी बेटर होगा, बिकॉज ऑनलाइन वाले बच्चों का भी काम हो जाएगा, है ना। सो व्हाट आर द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट। एजेंट को क्या करना है, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। क्या उसको रीजनेबल केयर लेना होता है गुड्स का? यस, उसको रीजनेबल केयर लेना होता है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेंडर करना होता है प्रिंसिपल को, आज इतना सेल हुआ, इतना स्टॉक है, इतना परचेज किया, ये सब। क्या हर डिसीजन लेने से पहले उसको प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। क्या एजेंट कैन एजेंट डील ऑन हिज ओन अकाउंट? नो, एजेंट कैन नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट। सीक्रेट प्रॉफिट बना सकता है क्या एजेंट? नहीं बना सकता है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, डेलीगेट करना मतलब अल्टीमेटली सब एजेंट को अपॉइंट करना हुआ, विच इज नॉट वैलिड इन आइज ऑफ लॉ, तो वो नहीं कर सकेगा। प्रिंसिपल के लिए जो पैसा उसने रिकवर किया है, वो पैसा या वो कलेक्शन उसको प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करना चाहिए क्या एजेंट ने? ही शुड नॉट लीक एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी जैसे ड्यूटीज है वैसे राइट्स होते हैं। क्या राइट है कि जो पैसा प्रिंसिपल के बिहाफ पे आया है उसके हाथ में, उसमें से वो कुछ पैसा उसके सैलरी कमीशन के लिए रख सकता है। हाँ, इसमें से मेरा इतना पैसा पैसा बनता है लीगली, बचा हुआ पैसा मैं लौटा दूंगा। क्या उसको रिमोनरेशन अगर फिक्स्ड हो तो उसको लेने का राइट है? हाँ। क्या एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी या स्टॉक या गुड्स पे लीन कर सकता है? कर सकता है। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट का पैसा पे नहीं किया तो ही हैव ऑल राइट टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ऑन दिस प्रॉपर्टी। मेरा 3 महीने का सैलरी दो, नहीं तो मैं आपका स्टॉक डिस्पैच नहीं करूंगा, ऐसा कर सकता है प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को लॉस से बचाने के लिए कोई लॉफुल एक्टिविटी या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इन गुड फेथ उसको राइट होता है कि वो प्रिंसिपल से क्या करवा के ले, इंडिमनिफाई करवा के ले। थर्ड पार्टी के लिए क्या प्रिंसिपल लाइबल है? थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल विल ऑलवेज लाइबल बिकॉज एजेंट इज वर्किंग ऑन हिज बिहाफ विद इन हिज अथॉरिटी। हाँ, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का अथॉरिटी एक्सीड कर दिया तो देन एजेंट विल बी पर्सनली लाइबल। जितनी अथॉरिटी प्रिंसिपल की है उसके लिए वो लाइबल होगा, जितनी एक्सीड करती है उसके लिए एजेंट लाइबल होगा, प्रिंसिपल ज्यादा लोड नहीं लेगा। अगर प्रिंसिपल को नोटिस दिया है तो क्या माना जाएगा? नोटिस इज गिवन टू द, सॉरी, अगर एजेंट को नोटिस दिया है तो इट विल बी अज्यूम्ड एज इफ नोटिस इज गिवन टू द प्रिंसिपल। क्या एजेंट कोई काम पर्सनली इन्फोर्स कर सकता है? नहीं कर सकता है, अनलेस एंड अंटिल ही डोंट एक्सीड द लाइबिलिटी। बट एजेंट इज नॉट पर्सनली लाइबल। Who is the liable? Principal will be liable because agent is just working on his behalf. He is just a mediator. But कुछ केसेस ऐसे हैं हमारे पास जहां पे एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाता है, जहां पे प्रिंसिपल क्या हो, अब्रॉड में हो, फॉरेन में हो, और प्रिंसिपल अगर फॉरेन में हो या इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल हो, माइनर हो, अनसाउंड माइंड हो, तो देन एजेंट विल बी लाइबल। अगर प्रिटेंडेड एजेंट हो, एजेंट ऐसा झूठा झूठा दिखा रहा है कि मैं इस बड़े आदमी का एजेंट हूं, हालांकि वो खुद ही ओनर ऑफ द बिजनेस है, देन ही विल बी पर्सनली लाइबल। या फिर जब एजेंट ने अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया तो वो खुद ही लाइबल होगा, प्रिंसिपल हाथ खड़े कर देगा, बोल देगा अथॉरिटी को एक्सीड किया तो मैं नहीं लाइबल हूं। ऐसे अगर कोई एक्टिविटी किया एजेंट ने, जैसे कि अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है, अननेम प्रिंसिपल है, तो क्या थर्ड पार्टी ने अगर स्यू किया एजेंट को तो माना जाएगा अल्टीमेटली किसको स्यू किया? प्रिंसिपल को। जो पर्सन डिफॉल्ट किया है दैट पर्सन विल बी पर्सनली लाइबल फॉर द डिफॉल्ट। अगर अगर किसी थर्ड पार्टी ने, मतलब अगर कस्टमर ने एजेंट को स्यू किया है,
काम ना करने के लिए ढंग से, या कोई ड्यूटी फॉलो ना करने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस को ना फॉलो के लिए एजेंट को स्यू किया का मतलब क्या माना जाएगा? किसको स्यू किया? प्रिंसिपल को स्यू किया। एजेंट को नोटिस दिया का मतलब क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल को नोटिस दिया। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, हो सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पर्पस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, या फिर आपका जो प्रिंसिपल है वो अनसाउंड माइंड हो गया, डेथ हो गया उसका, वो केस में भी क्या होगा? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, अल्टीमेटली जो पर्सन लाइबल टू पे होता है क्या वो सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी जाके कस्टमर के साथ डील करेगा। वो इंसॉल्वेंट हो गया तो देन आपका जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल कम्स टू एन एंड। एजेंट ने अगर रिनाउंस कर दिया तो एजेंट बोला नहीं मेरे को परफॉर्म नहीं करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विल गेट टर्मिनेटेड। एक चीज है अपने पास जिसमें एजेंसी इज इरिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब आप एजेंसी को कभी भी तोड़ सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देयर इज वन केस वेयर एजेंसी इज रिवोकेबल। अगर डेट है किसी का, अगर डेट है किसी का, पैसा आना बाकी है या पैसा देना बाकी है, तो सामने वाले पार्टी ने क्या बोला? एक काम करो, मेरा वहां पे प्रॉपर्टी है उसको सेल करके आपका पैसा क्या कर लेना? वसूल कर लेना। अल्टीमेटली क्या पैसा या डेट का पैसा देने के लिए हमने एजेंट को हायर किया है, बट जिस काम के लिए उसको हायर किया है क्या वो सब्जेक्ट मैटर में उसको इंटरेस्ट आ गया? सब्जेक्ट मैटर में उसको इंटरेस्ट आ गया, सो इन दैट केस एजेंसी इज रिवोकेबल। इरिवोकेबल आइदर प्रिंसिपल का डेथ हो जाता है, आइदर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई भी केस यहाँ पे अराइज हो गई तो भी एजेंसी क्या रिवोक हो पाएगी क्या? नहीं। In that case, agency will be irrevocable, where the agent has interest in the subject matter of the contract. That in that case, agency will be irrevocable. समझा क्या? अगर प्रिंसिपल के डेथ के वजह से क्या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू होगा? हाँ, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के डेथ की वजह से डिसकंटिन्यू होगा, बट जिस दिन डेथ हुई है उसके पहले तक क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुए रहेंगे? यस। तो उसके पहले तक कौन लाइबल है? एजेंट इज लाइबल। उसको क्या करना होगा? प्रिंसिपल के एक आधे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ बचे कुछ सारे काम निपटाने पड़ेंगे, एंड ही शुड एक्ट एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। नहीं तो ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल चला गया तो सारा पैसा हेठ लेना। He should always try to protect or prevent principal from the loss. He should act in good faith. सब एजेंसी कब टर्मिनेट हो जाएगा? जब एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कंसिडर एज सब एजेंट का भी लाइबिलिटी क्या हो गया? खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। हाँ, एजेंसी में एनी डाउट? एजेंट, प्रिंसिपल, सब एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, राइट्स ऑफ एजेंट, राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, और बाकी सारे छोटे मोटे कंसेप्ट। कब टर्मिनेट होगा, कौन से केस में एजेंसी इरिवोकेबल होगी, है ना? ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट समझ गए? इंपॉर्टेंट है, समझ गया? क्या एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकती है? कैन एजेंसी बी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? यस और नो? यस और नो? हाउ कैन एजेंसी बी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? यस। हाउ? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अल्टीमेटली क्या होता है? एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट होता है। हाउ एजेंसी कैन बी इम्प्लाइड? दैट मीन्स बाय एक्शन। हाउ? बाय एस्ट्रॉपल, बाय नेसेसिटीज, है ना? अगर कोई एक्नॉलेज करे तो दैट पर्सन विल ऑटोमेटिकली बिकम एन एजेंट ऑफ द एजेंट ऑफ द थर्ड पर्सन। एनी डाउट? डाउट है क्या किसी को कोई? आज क्या काम है तुम लोगों का? घर पे जाके 8th और 9th यूनिट को रीड करो, अच्छे से रीड करो। ऐसा नहीं कि दोनों यूनिट आज रीड करो, एक एक यूनिट लो।
take one unit read today, another unit read tomorrow. Chalo. So we will start with new unit, that is Sales of Goods Act 1930. Sales of Goods Act 1930, which is again like Indian Contract Act 1872, applicable to whole of India. सोगा 1930 is applicable to whole of India. सेल्स का मतलब क्या होता है? वर्ड सुना है सेल? सेल करना मतलब बेचना, बेचना या बेचने के लिए मान जाना. सेल और एग्री टू सेल, बाय और एग्री टू बाय. गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट. ओके, फिजिकल ऑब्जेक्ट इज अ गुड्स. क्या जो मतलब वो टेंजिबल होगा, टेंजिबल होगा. तो जो इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है, क्या उसे गुड्स बोलेंगे? एक मिनट शांत बैठो, बोलो. ओके ओके. सो हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकेंगे कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब ही गुड्स हुआ, है ना? जैसे अभी ये बिल्डिंग है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है. हाँ, फिजिकल ऑब्जेक्ट है. क्या ये गुड्स है? ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, because that is not movable. That is not movable. See, Sales of Goods Act 1930 is particular. It is a kind of specific act and not general one. So ultimately, Sales of Goods Act deal only in goods. Only in goods. ये बॉटल गुड्स है, ये रिमोट गुड्स है, मोबाइल फोन गुड्स है, बेंचेस गुड्स है, बिल्डिंग गुड्स नहीं है, पेड़ नहीं है. ठीक है, पेड़ भी नहीं है अभी के लिए, समझ लो. थोड़ी देर बाद आपका आंसर चेंज होगा. तो गुड्स मतलब कोई ऐसी चीज, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं? मोबाइल हो, मोबाइल मतलब वन प्लेस टू अनदर उसको मूव कर सकते हैं, मूवेबल है. कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट मतलब गुड्स. तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930 में वो क्या आया? एग्जिस्टेंस में आया. अल्टीमेटली इसको क्या हुआ? सिलेबस में अल्टीमेटली ये इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930. सो अभी इस पे क्या है? ये बोलता है स्पेसिफिकली गुड्स पे. इसके लिए हमें ये समझना होगा कि गुड्स मतलब एग्जैक्टली क्या. क्या गुड्स मतलब ये चेयर है क्या? गुड्स मतलब ये बिल्डिंग है क्या? गुड्स मतलब ट्रीज है क्या? गुड्स मतलब प्रॉपर्टी है क्या? गुड्स मतलब फर्नीचर है क्या? ये हमें समझना होगा, क्योंकि इट स्पेसिफिकली डील्स इन व्हाट? ओनली इन द गुड्स, ओनली इन द गुड्स. एक एक बहुत डिटेल जो कि आपको फाइनल लेवल पे होगा, एक बहुत डिटेल मीनिंग इसका यहाँ पे ऐसा मैंने बनाया है. गुड्स मीन्स ऐसा अज्यूम किया गया है. एग्जॉटिव मतलब क्या? अज्यूम करना, अज्यूम करना. क्या हमारे अजम्पशंस चेंज हो सकते हैं? हाँ, अजम्पशंस कैन बी चेंज्ड. आगे पीछे कुछ चीजें ऐड हो सकती है, कुछ चीजें लेस हो सकती है. इसका मतलब होता है एग्जॉस्टिव. और इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब होता है इन्होंने अलग से क्या करके दिया है? क्लैरिफिकेशन दिया है, इसमें ये चीजें आती है. ये देखो, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई ऐसी चीज जो कि मूव हो सकती है, जो कि मूव हो सकती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. करेक्ट है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो सकती है. जैसे लैंड है, जमीन, 1 एकड़ लैंड, 2 एकड़ लैंड, अपन ऐसे बोलते हैं सेल के टर्म्स में. तो क्या वो गुड्स हुआ फिर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? नहीं, दैट इज नॉट अ गुड्स, बिकॉज इट इज प्रॉपर्टी बट इट इज नॉट मूवेबल. इट इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी. तो गुड्स मतलब क्या? सिर्फ ऐसी चीजें जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होएगी? मूव हो सकती है ना? मूव हो सकती है. अदर देन, अदर देन मतलब क्या? जो मूव हो सकती है वो तो गुड्स है ही, बट कुछ चीजें ऐसी है जो मूव हो सकती है बट फिर भी वो गुड्स नहीं है. जैसे अदर देन एक्शनेबल क्लेम.
एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है एनी एक्शन टेकन, एनी एक्शन टेकन टू रिकवर द क्लेम। क्लेम मतलब पैसा, डेट, मनी, है ना। एक्शन टेकन टू रिकवर द क्लेम क्या होता है? कौन से ऐसी एक्नॉलेजमेंट्स है? जैसे कि प्रोमिसरी नोट, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, मनी में आएगा, चेक बोल सकते हैं। प्रोमिसरी नोट एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लेटर होता है, आई प्रोमिस टू पे मिस्टर एक्स वाई जेड सो एंड सो अमाउंट डेटेड। इट इज, क्या ये पेपर का टुकड़ा मूवेबल है? हाँ। तो अभी हर चीज को हम मूवेबल, हर चीज को अगर गुड्स बोलने गए तो इसको भी गुड्स बोल सकते हैं, बट क्या ये गुड्स है? नहीं। दैट इज अदर देन एक्शनेबल क्लेम। मतलब मैंने एक एक्शन लिया, मैंने एक नोटिस बनाया टू रिसीव द क्लेम फ्रॉम द कस्टमर। क्या वो नोटिस और क्या वो एक्शन मेरा एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा? यस, दैट वुड बी माय एक्शनेबल क्लेम। क्या मैं उसे गुड्स बोलूंगी? मूवेबल होने के बावजूद भी मैं उसे गुड्स नहीं बोलूंगी। मूवेबल होने के बावजूद भी दैट वोंट बी कंसिडर एज गुड्स। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable claims, other than actionable claims and money, money जो पैसा है, 500 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट, 100 की नोट, 10-20 की नोट, क्या वो मूवेबल है? हाँ, मूवेबल है, इजीली मूव हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, बट क्या वो गुड्स होगा? मूवेबल होने के बावजूद भी मनी कैन नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट अ गुड्स, दैट इज मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दैट इज मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये गुड्स नहीं माना जाएगा। चेक है, पैसा है, ये गुड्स नहीं माना जाएगा। बट कौन से? जो करेंसी वर्किंग है, मतलब क्या? करेंसी जो चालू है, अभी कौन सी नोटें चालू है? 10, 20, 50, 100, 500, इतनी नोटें चालू है। तो ये जो करेंसी है, ये क्या है? वर्किंग करेंसी है। ये गुड्स नहीं मानूंगी मैं, ये गुड्स हम नहीं मानेंगे मूवेबल होने के बावजूद भी। बट 2000 की नोट, जैसे मेरे पास 2000 की नोट का एक बंडल पड़ा है और किसी का ऐसा है कि मुझे सारी पिछली जो पुरानी करेंसी है या पुरानी जो बंद हो गई नोटें हैं, उसका मुझे क्या करना है? कलेक्शन करना है। एक एक एंटिक चीजें कलेक्ट करने का शौक है, कलेक्शन करना है। तो मेरे को क्या किया, आयुष ने बोला मैम ये आप 5,000 रुपए रखो, 5,000 रुपए रखो, पर मेरे को वो 2,000 की नोट दो। मेरे को उसका क्या करना है? फ्रेम बनाना है। मेरे पास सारे ओल्ड कॉइन्स पड़े हैं। तो मैंने क्या किया, वो 2,000 की नोट को बेचा। कितने में? 5,000 रुपए में बेचा। क्या वो 2,000 की नोट कैन आई टर्म इट एज गुड्स? यस। क्यों? क्योंकि वो करेंसी क्या वर्किंग है? नहीं, वो करेंसी अभी बंद हो चुकी है। जैसे कि ओल्ड पुराने कॉइन्स, पहले ब्रॉन्ज के, पित्तल के, सोने के, चांदी के कॉइन्स पे डील करते थे लोग, दैट वाज मींस ऑफ एक्सचेंज एट दैट टाइम। तो कब, क्या हम वो कॉइन्स, पुराने कॉइन्स या वो पुराने 25 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसा, वो पुराने कॉइन्स हम ज्यादा पैसे देके खरीदते हैं, तो क्या वो पुराने कॉइन्स गुड्स हुए? है तो मनी ना, बट गुड्स क्यों है? बिकॉज दैट इज नॉट वर्किंग करेंसी। जो अभी वर्किंग करेंसी है, मूवेबल होने के बावजूद भी वो गुड्स नहीं है। तो जो करेंसी बंद हो चुकी है, वो क्या? जो करेंसी चली गई है, उसे हम गुड्स मान सकते हैं। अंडरस्टूड? सो यहां तक समझा? गुड्स इज एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, मतलब ये छोड़ के, ये छोड़ के, क्या छोड़ के? अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। बट मनी में भी क्या ओल्ड कॉइन्स गुड है? यस, ओल्ड कॉइन्स आर गुड्स। यहां तक सबको एकदम एकदम क्लियर है? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी है, इन्होंने और क्लैरिफिकेशन क्यों दिया? कुछ चीजें ऐसी है जो कि फिक्स्ड है, या फिक्स्ड होने के बावजूद भी, इमूवेबल होने के बावजूद भी गुड्स है। अगर उस पर कोई कंडीशन हमने लगा दी तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बाबा ये तो इमूवेबल है, तो ये गुड्स नहीं है, इसके लिए इसको क्या कर दो, अदर देन की लिस्ट में डाल दो या छोड़ दो। तो हमने ऐसा कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसके लिए इसको कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है कि बाबा ये चीजें भी ऐसी है जिनको हमने गुड्स क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, गुड्स जिनको बोलना चाहिए। नंबर 1 चीज है शेयर।
आप ऐसा बोल सकते हो कि शेयर इज अ काइंड ऑफ एक्शनेबल क्लेम। मे बी आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, हो सकता है ऐसा, काइंड ऑफ मनी है तो इसके लिए नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने अलग क्लैरिफिकेशन क्या दिया कि शेयर्स जो होता है ना, इट इज अ गुड्स, शेयर्स इज अ गुड्स, इट इज कंसिडर एज गुड्स। या फिर स्टॉक, स्टॉक मतलब बंडल ऑफ शेयर, या फिर आपका जो इन्वेंट्री है, किसका, गुड्स का इन्वेंट्री जो आपने लॉट करके रखा है, दैट इज कंसिडर एज स्टॉक, इसे भी गुड्स मानेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे अनाज आता है खेती में, ज्वार, बाजरा, अलग अलग ग्रास आते हैं, है ना, ये सारा जो अनाज आता है, पल्सेस है अलग अलग, ये अनाज को भी गुड्स बोला इन्होंने। कैसे? ये तो फिक्स्ड है ना, जमीन से मूवेबल तो नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह पे थोड़ी हिलता है। एग्जैक्टली। सो ग्रोइंग क्रॉप्स आर ग्रास व्हेन दे एग्री टू बी सीवियर्ड। सीवियर का मतलब होता है कट करना, तोड़ना। अगर ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, या कोई ग्रेन है, हम, या कोई ट्री है, बाम्बू ट्री, हम उसे, हम उसे, तो फोटो क्यों निकाल रही है? मैंने बोला, लिखने को बोला, दिख रहा नहीं है, आगे शिफ्ट हो जा थोड़ा। नहीं सीरियसली, जिसको अगर मतलब ऐसा चश्मे का नंबर है या ये है, आप लोग आगे आगे बैठा करो ना, ग्रुप पे पीडीएफ आने वाला है। मेरे को समझ नहीं आता, दो चार चीजें मैंने बस मेंटेन करने बोली है क्लास में, कि फोन का यूज मत करो, मैं पढ़ाते वक्त आपस में बात मत करो, हेड डाउन मत करो, अच्छे से बैठो, ये दो चार चीजें बस रहती है, वो भी आप फॉलो नहीं करते हो। बाकी टाइम तो अपन करते ही है ना टाइम पास। क्रॉप्स, इसको गुड्स क्यों बोला है? व्हेन दे एग्री टू बी सीवियर्ड, हम इसको कट करने का जब एग्री करते हैं, कट करने का जब एग्री करते हैं, तब वो गुड्स होंगे। बट जब वो स्टिल है, मतलब ऐसे ही खेती में लगाए हुए हैं, तो वो गुड्स है क्या? When we agree to be severe it, answer yes, then it will be goods. When we agree not to severe it, then it will not be considered as good for the time being. जैसे पेड़ ये वो काटा जाता है, ग्रेन्स काट के गोडाउन में रखा जाता है, वो टाइम पे वो गुड्स रहेगा। या तो आपने सीवियर किया है मतलब कट किया है, या फिर आपने कट करने का एग्री किया है, दैट वी एग्री टू सीवियर इट। इन बोथ द केसेस इट विल बी टर्म्ड एज गुड्स। और थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, सी मूवेबल ये गुड्स है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि लैंड ये गुड्स नहीं है, बिकॉज इट इज इमूवेबल। तो लैंड के ऊपर जो चीजें हैं, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि पत्थर, है ना, लैंड के ऊपर जो चीजें हैं, वो भी आप सोच सकते हो कि नहीं ये गुड्स नहीं हो सकता। इसके लिए अलग उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या जो थिंग्स अटैच टू लैंड, मतलब जो स्टोन्स हैं, जो पत्थर हैं, जो पेबल्स हैं, मिट्टी है, क्या इन्हें गुड्स मानेंगे? यस, दैट विल बी कंसिडर एज गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या हर कोई मूवेबल चीज गुड्स होती है? समझ लो, हाँ, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग इज अ गुड, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग इज अ गुड, other than other than actionable claims and money. Actionable claim is nothing but any action taken to claim the money, है ना। एक्शनेबल क्लेम एनी पेपर का टुकड़ा, आइदर आपका प्रोमिसरी नोट हो, या चेक हो, या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, क्या ये गुड्स है? नहीं। क्या पैसा गुड्स है? नहीं। मनी इज ऑल्सो नॉट गुड्स। बट क्या ओल्ड कॉइन जो कि करेंसी खत्म हो चुकी है, दैट विल बी कंसिडर एज गुड्स, विच इंक्लूड्स क्या? स्टॉक, स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स है, हाँ। और ग्रोइंग क्रॉप्स आर और एनी ग्रास विच आर एग्री टू बी सीवियर, विच आर एग्री टू बी कट ऑफ, सीवियर डेफिनेशन में वर्ड है इसके लिए, विच आर एग्री टू बी सीवियर फ्रॉम द लैंड। और थिंग्स अटैच टू लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड और विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, इधर जमीन को अटैच्ड है या फिर जमीन का पार्ट बनती है। जैसे मिट्टी, सॉइल, क्या जमीन का पार्ट है? तो आपका सोचना बन सकता है कि बाबा ये तो फिक्स्ड है क्योंकि जमीन फिक्स्ड है, बट क्या वो गुड्स है? हाँ,
इन्होंने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई करके दिया है, वो शौनक को उठा रहे, क्लैरिफाई या आइडेंटिफाई करके दिया है, क्या प्रॉब्लम है? क्या? पानी पी के या बाहर जाके, गला भी रह जाएगा, नींद भी उड़ जाएगी। हाँ, सो गुड समझ गया, मतलब हम कौन से चीज में डील करने वाले ये समझ गया, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं ये समझ गया। और एक चीज बताना है मुझे कि ये जो चीजें हमने देखी ये टैंजिबल है, हाँ, क्योंकि इनको फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वी कैन टच फील, है ना, जिसको इवेल्युएट कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी है जिसको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वी कैन नॉट टच, बट मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू होता है, जैसे कि गुडविल, जैसे पेटेंट इसने बोला, कॉपीराइट है, क्या वो बेचे जाते हैं? हाँ, वो बेचे जाते हैं। क्या आपके बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में आते हैं? एसेट साइड में आते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे, है ना, दैट विल बी कंसिडर एज गुड्स। सो ऐसा नहीं कि एवरी टेंजिबल थिंग इज गुड्स, इवन इनटेंजिबल थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडर एज गुड्स, जिसको क्या है हम मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू करते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में जिसको इवेल्युएट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज गुड्स। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, स्टीम है, क्या ये जाते हैं? हाँ, बेचे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। सो ये भी क्या माना जाएगा, भले ही ये इंटेंजिबल हो, बट क्या ये गुड्स है? हाँ, ये गुड्स है, ये गुड्स है, मस्त राइम बन गया। सो दीज आर नोन एज गुड्स। सो ऐसा मत समझना कि सारी टेंजिबल चीजें ही गुड्स आएगी, इंटेंजिबल चीजें भी गुड्स हो सकती है। मेरे को क्या, मैंने इतने देर से बड़बड़ की, 15 मिनट से समझा, क्योंकि आपको गुड्स क्या है ये अगर समझा तो पूरा की पूरा सोगा उस पर डिपेंड है। हम सोगा में किस में डील करने वाले हैं? ओनली एंड ओनली गुड्स, ओनली एंड ओनली गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज अ स्पेसिफिक एक्ट, इज अ स्पेशल एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट है। क्यों? क्योंकि दैट जनरली, दैट पर्टिकुलरली डील्स ओनली इन गुड्स। अगर कोई भी गुड्स की बात आती है तो हम किसके पास जाएंगे? हम सोगा के पास जाएंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पास जाएंगे। बट उसके अलावा अगर कोई चीज आती है जिसका कोई एक्ट नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ जनरल एक्ट, जनरल मतलब जिसका कोई नहीं उसका मैं, ऐसा। स्पेशल एक्ट का मतलब होता है, क्या बोला? जनरल एक्ट का मतलब होता है जिसका कोई नहीं उसका मैं, और स्पेशल का मतलब होता है कि आप स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए मेरे पास आओ, नहीं तो आपको एंट्री नहीं है। सो हम गुड्स की सारी बातें किस में देखेंगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गुड्स की सारी बातें देखेंगे। अपने अपना पार्टनरशिप का, सॉरी, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 क्या बोलता है, बताओ मुझे। सेक्शन 11 क्या बोलता है? कॉम्पिटेंसी। क्या बोलता है? any person who is minor, any person who is unsound mind, or any person is disqualified from contracting can make contract, they cannot make contract। कौन बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 जनरल एक्ट बोल रहा है। बट जब पार्टनर की बात आती है या पार्टनरशिप की बात आती है, तो पार्टनरशिप ने तो इसको ओवर रूल कर दिया। कैसे? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30 क्या बोलता है? एनी माइनर कैन बिकम अ पार्टनर। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा है? माइनर कैन नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, या माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बट पार्टनरशिप ने उसको ओवर रूल क्यों किया? क्योंकि पार्टनर की बात आई, इसके लिए हम पार्टनरशिप के पास गए। जब पार्टनर की बात आती है तब क्या हमने जनरल एक्ट का सुना क्या? नहीं। तो ऑलवेज स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल, स्पेशल विल प्रिवेल ओवर जनरल। हाँ, अगर स्पेशल में कुछ ना हो तो आप जनरल के पास जा सकते हो, बट अगर स्पेशल में कुछ है तो आपको स्पेशल एक्ट की ही बात क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तो गुड्स के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है, जो भी टाइप्स है, जो भी सारी चीजें हैं, ये कौन देख रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देख रहा है, जो कि स्पेसिफिक एक्ट है विच इज डीलिंग इन द गुड्स। गुड्स मतलब समझ गया? ओके। बायर मतलब क्या? जो पर्सन गुड्स को बाय करता है,
वो बायर, या जो पर्सन गुड्स को बाय करने का एग्री करता है, हाँ मैं इसको बाय करूंगा परसों, वो भी बायर ही हुआ. द पर्सन हु बाइज द गुड्स और द पर्सन हु एग्रीज टू बाय द गुड्स, दैट पर्सन इज नोन एज बायर. सेलर मतलब द पर्सन हु सेल्स द गुड्स और एग्री टू सेल इट इज नोन एज सेलर. गुड्स, बायर, सेलर. एवरीथिंग इज क्लियर? गुड्स इज क्लियर? ये देखो अपने पास गुड्स का ऐसा डेफिनेशन दिया है. क्या? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन टू थिंग्स, क्लेम एंड मनी. मनी में भी जो करेंसी चालू है वो रनिंग करेंसी वोंट बी गुड, बट ओल्ड कॉइन विल बी गुड्स. ऑल्सो इंक्लूड मतलब क्या? एक और क्लैरिफिकेशन दिया है, इंक्लूजन है. क्या ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स? हाँ. ग्रोइंग क्रॉप्स? यस. ग्रास? yes, but when we agree to sever it, cut it down, and things attached to which are part of land which agree to be severed, these are considered as goods. हाँ. अभी there are certain types of goods. क्या types of goods है? existing goods. existing का मतलब क्या होता है? जो exist करते हैं, जो exist करते हैं. very simple. At the time of buying or selling the goods, at the time of buying or selling the goods are in existence at the time of contract. आप खरीदने गए फोन, वहां पे ऐसे सब फोन का गट्ठा लगाया हुआ था, फोन लगाया हुआ था. बेसिकली सैमसंग का, आईफोन है, वीवो, ओप्पो, सब कुछ लगाया हुआ है. आपको चाहिए सैमसंग, आप चले गए फोन खरीदने. सो व्हेन यू गो टू बाय अ फोन, क्या वो फोन वो टाइम पे एग्जिस्टेंस में था, अवेलेबल था? यस, दैट इज नथिंग बट एग्जिस्टिंग गुड्स. The goods are present at the time of contract is known as existing goods. अभी existing goods के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं. पहला है स्पेसिफिक गुड्स. स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल, है ना? स्पेशल. अभी 100 चीजें, जैसे आप एक शोरूम में गए, आपको खरीदना है ब्लेजर, ब्लेजर खरीदना है और आप एक शोरूम में गए, वहां पे ऐसे मस्त मस्त सारे साइजेस के ब्लेजर लगाए हुए, हंड्रेड्स ऑफ ब्लेजर्स आर देयर. आपको स्पेसिफिकली चाहिए ब्राउन कलर, आपका डिमांड है ब्राउन कलर चाहिए, है ना? तो आप चले गए और आपने क्या किया, वो सारे हंड्रेड्स ऑफ ब्लेजर में से ब्राउन कलर का ब्लेजर या ब्राउन कलर का जैकेट उठा लिया एंड यू वेंट टू ट्रायल. सो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्पेसिफिक गुड्स है? क्यों? क्योंकि क्योंकि आप वहां पे गए, क्या वो एग्जिस्टिंग तो थे ही, गुड्स वेर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स वेर इन एग्जिस्टेंस, बट आप वहां पे गए और आपने स्पेसिफिक गुड्स को आइडेंटिफाई किया. यू गेट वन ब्लेजर, आपने एक स्पेसिफिक गुड्स को वहां से निकाल के ट्राई करना चाहा. सो you have taken one goods, I can say you have identified one goods, and you have agreed upon. What you agreed upon? That yes sir, I will buy it. So when you identify the goods and you are agreed to buy it, the goods which are identified and agreed upon, the goods which are identified and agreed upon is known as specific goods or specified goods. जो गुड्स को हम जाके आइडेंटिफाई करते हो, अरे मेरे को वो वाला चाहिए, अरे मेरे को वो वाला खरीदना है, सो यू हैव ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड द गुड्स एंड यू हैव एग्री टू बाय इट. दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक गुड्स. एक होता है एसर्टेन गुड्स, एग्जिस्टिंग का टाइप बोल रही हूँ. एक होता है एसर्टेन गुड्स. एसर्टेन गुड्स का मतलब कि यू हैव आइडेंटिफाइड द गुड्स बट यू हैव नॉट एसर्टेन्ड इट. जैसे कि आपको खरीदने हैं चावल खरीदने और आपकी मम्मी ने भेज दिया, बोले जा 5 किलो राइस लेके आ जा, बैग दे दिया आपके पास. सो वहां पे आप शॉपकीपर के शॉप पे चले गए, वहां पे कैसा कट्टा था, कट्टा का मतलब सैक होता है, पोता, तो चावल का एक पोता था. तो आपने क्या बोला, सर ये जो चावल है ना, ये ब्रांड के, ये जो बासमती ब्रांड के चावल है, मुझे इसमें से 5 किलो क्या कर दीजिए, 5 किलो दे दीजिए. क्या आपने आइडेंटिफाई किया? हाँ, आपने आइडेंटिफाई किया दैट आई वांट दैट गुड और आई वांट द सेम गुड, बट क्या अभी तक वो एसर्टेन है
एसेटेन का मतलब होता है काउंटिफाई, काउंट किया हुआ है, मेजर है, नहीं है, पूरा की पूरा पोता उठा के थोड़ी लेके जाओगे, कितना चाहिए आपको, 5 किलो, यू वांट 5 kg ऑफ गुड्स। सो ये शॉपकीपर ने क्या किया, वो पोते में से मेजर करके आपको 5 kg अलग से निकाल कर दे दिया। तो क्या अब ये एसेटेन करना हुआ? यस, नाउ दे हैव एसेटेन। एसेटेन करने का मतलब होता है व्हाट, they have or you have measured the goods, you have counted the goods. See, specific goods का मतलब होता है you have identified and agreed upon. Identified and agreed upon directly identify करके खरीद ही लिया. Ascertain का मतलब होता है you have identified the goods in accordance with the measure or in accordance with the ascertainment of the contract. अनअसर्टेन गुड्स मतलब जो गुड्स हमने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं या जो गुड्स वहां पे वैसे ही पड़े हैं। जैसे पूरा चावल का पोता है, चावल के पोते में से 5 किलो आपने अलग से निकाल लिए, क्या मैं उसे असर्टेन बोल सकूंगी? क्योंकि वी हैव असर्टेन दैट। बट बचे हुए वहां पे जितने भी चावल है, क्या वो अनअसर्टेन्ड है? हाँ, वो अनअसर्टेन है बिकॉज दे हैव नॉट येट मेजर्ड। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या? द गुड्स विच आर in existence at the time of making the contract. What is mean specific goods which are identified and agreed upon? Identify किया, buy करने का agree कर लिया. What is ascertain goods? What is ascertain goods which are identified and in accordance with the agreement? मतलब आइडेंटिफाई कर लिया है, अब एग्रीमेंट करेंगे, मेजर करेंगे, बाय करेंगे. अनअसर्टेन गुड्स मतलब विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, which are not identified and not agreed upon, that is nothing but uncertain goods. ये मैं क्या बोल रही थी? existing के types, existing के types. अब है future. future goods मतलब क्या? which can be, हाँ, चालू है या जिसका डिलीवरी फ्यूचर में मिलने वाला. जैसे केक, केक अगर आपको कस्टमाइज बर्थडे है फ्रेंड का और आपने क्या किया, केक कस्टमाइज ऑर्डर दिया, उसके मतलब फोटो वीटो का आपको केक चाहिए, आपने केक वाले को ऑर्डर दे दिया, केक वाले को ऑर्डर दे दिया और बोले सर इसके थोड़ी देर में ये केक बनवा के देना. जब आपने ऑर्डर दिया है, क्या तब वो केक रेडी है? एट दैट टाइम द केक इज नॉट रेडी. बट क्या आपको फ्यूचर में उसका डिलीवरी मिलने वाला है? फ्यूचर में मतलब पहले आप ऑर्डर दोगे, फिर आपका गुड्स प्रिपेयर होगा एंड देन दे विल डिस्पैच द गुड्स टू यू, देन यू विल गेट डिलीवरी ऑफ गुड्स. ये देखो फ्यूचर गुड्स के क्या स्टेप है. पहला स्टेप आप कॉन्ट्रैक्ट करो, यू मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सर हमें बाय करना है, ये लो एडवांस. फिर सामने वाला क्या करेगा, आइदर मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रिपेयर करेगा, ऑर्डर करेगा, व्हाटएवर. और फिर बाद में थर्ड स्टेप क्या है, आपको जब डिस्पैच होएगा तब आपको एक फिजिकली क्या मिल गए हैं, गुड्स मिल गए हैं. सो दैट इज फ्यूचर गुड्स. The goods to be manufactured or produced or acquired by the seller in future, that is future goods. Contingent goods एक है. अच्छा, contingent contract क्या होता है? What is contingent contract? Uncertain. Okay, any contract which depend upon happening or non happening of future uncertain event. Happening or non happening of future uncertain event. तो वो फ्यूचर के इवेंट के होने के बाद हम डील करेंगे. तो जो डील करेंगे वो गुड्स को क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट गुड्स. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अगर कोई हमारा गुड्स का डीलिंग डिपेंड है तो दैट गुड्स विल बी नोन एज कॉन्टिंजेंट गुड्स, क्योंकि हम लोग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डील करके गुड्स को आइदर बाय करेंगे या सेल करेंगे. गुड्स का डिलीवरी, गुड्स का डिलीवरी, अभी गुड्स बाय किया है तो डिलीवरी होगा गुड्स का. कोई गुड्स ऐसे होते हैं जो हम बाय करने जाते हैं, हाथों हाथ खरीद के लेके आते हैं. जैसे कि आपने फोन, फोन लेने चले गए और आपने पैसा दिया, फोन बाय कर लिया, हो गया. तो इसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल डिलीवरी.
व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, पैसे दो, गुड्स लेके आ जाओ, फिजिकल डिलीवरी हमें मिल गया है। एक है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है कि गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विदाउट चेंज इन कस्टडी। चेंज इन कस्टडी मतलब एक गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन में बहुत सारे गुड्स रखे हुए हैं, गुड्स का ओनर है मिस्टर छोटू, मिस्टर छोटू गुड्स का ओनर है, और उसने क्या किया, मिस्टर मोटू को गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए, मिस्टर मोटू को गुड्स सेल कर दिए। यहाँ पे उसने क्या सोचा, सारे के सारे गुड्स उठाकर मैं मिस्टर मोटू को दूं, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, गोडाउन जो है या गोडाउन का चाबी है, गुड्स के जो पेपर है, डॉक्यूमेंटेशन है, मैं मोटू के नाम कर दूंगा। सो छोटू जो है, छोटू का जो केयर टेकर है, गुड्स का ध्यान रखने वाला, जो गुड्स का ध्यान रखने वाला वहां का वॉचमैन है, छोटू ने क्या बोला वॉचमैन को, देख आज तक तू ये गुड्स का रखवाली करता था, किसके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे, छोटू वॉज द ओनर, इसके बाद तो गुड्स का रखवाली करेगा, किसके लिए, मिस्टर मोटू के लिए गुड्स का रखवाली करेगा। तो क्या यहाँ पे भी गुड्स का डिलीवरी हुआ, हाँ यहाँ पे भी गुड्स का डिलीवरी हुआ, बट कस्टडी, जो गुड्स का कस्टडी है वो चेंज हुआ। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विदाउट चेंज इन कस्टडी, कस्टडी यहाँ पे नहीं चेंज हुआ है, कस्टडी इज द सेम, जो स्टॉक गोडाउन में रखा है वहीं पे है, बट क्या गुड्स का डिलीवरी हो गया, यस गुड्स का डिलीवरी हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विदाउट चेंज इन कस्टडी। एक है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब गुड्स के नाम पे कोई सिंबल ट्रांसफर होता है, गुड्स के नाम पे कोई सिंबल ट्रांसफर होता है। जैसे आप कार खरीदने गए, वो क्या उठा के कार की कर देते क्या आपके पास, नहीं, उठा के कार नहीं देते, कार के बिहाफ पे या कार के नाम पे क्या चाबी देते हैं, जिसको हम पकड़ के फोटो निकाला जाता है ना। सो वो कार की चाबी दिए जाती है, दैट इज नथिंग बट अ सिंबल। एक सिंबल है जिससे पता चलता है कि कार क्या हुई है, गुड्स क्या हो गए हैं, डिलीवर हो गए हैं। क्या सिंबल हमेशा की रहेगा क्या, नॉट रिक्वायर, की रह सकता है या कोई पेपर्स रह सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट रह सकते हैं, रेलवे रिसिट है, डॉक वारंट सर्टिफिकेट है, कि हमने गुड्स को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ये है इसका प्रूफ। पेपर वर्क जो भी है, एक्नॉलेजमेंट, वो रह सकता है। सो डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विदाउट चेंज इन कस्टडी आप क्या कर रहे हो, गुड्स को डिलीवर कर रहे हो, या फिर डिलीवरी कैन बी सिंबॉलिक, आप क्या कर रहे हो, गुड्स को डायरेक्टली ना देते हुए आप गुड्स के नाम पे एक छोटा सा सिंबल ट्रांसफर कर रहे हो, either any paper or acknowledgement or key or certificate, it can be anything. सो जो आप सिंबल ट्रांसफर करते हो ना, उसे बोला जाएगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ओनर का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि गोडाउन में बहुत सारे क्या है, गोडाउन में गुड्स है और मैं वो गुड्स की ओनर हूँ, वो गुड्स मेरे नाम पे है, इसका मेरे पास एक प्रूफ है, एक एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट है। यहाँ पे ग्लास को आते आते वो एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट मेरे से खो गया, कहीं गिर गया, और वो रिसिप्ट मिल गया प्रिया को। प्रिया ने वो रिसिप्ट उठा के पढ़ लिया, अरे इस पे तो मैम का नाम है, ये यहाँ पे गुड्स रखे हुए मैम के नाम पे है। क्या वो खुद जाकर वो गुड्स को ऐसा बोल सकती है, देखो ये मैं इसकी ओनर हूँ, मेरे गुड्स है, मेरे को दे दो गुड्स, बोल सकती है? नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो होता है उसके एक्नॉलेजमेंट के ऊपर किसका नाम होता है, ओनर का नाम होता है, जो एक्नॉलेजर है उसका नाम होता है। तो उसको कोई भी उठा ले, क्या वो गुड्स को क्लेम कर पाएगा? दैट पर्सन कैन नॉट क्लेम द गुड्स। बट एक होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में वो एक्नॉलेजमेंट कोई भी उठा ले, वो गुड्स को क्लेम कर पाएगा या वो मनी को क्लेम कर पाएगा। कैसे? 500 की नोट मेरी गिर गई गलती से, या किसी और की 500 की नोट गिर गई, समझो आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, वापस फाइंड करोगे ट्रू ओनर। सो किसकी 500 की नोट गलती से गिर गई और उठा ली, कोई XYZ पर्सन ने 500 की नोट उठा ली, क्या वो क्लेम कर सकता है कि हाँ ये मेरी नोट है? नोट पे नाम थोड़ी लिखा है, नोट पे नाम नहीं लिखा है। सो दैट विल बी कंसिडर एज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का कुछ भी हो जाए, खो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द नेम ऑफ द ओनर विल बी रिटर्न ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जैसे मल्टी मॉडल डॉक्यूमेंट है, रेलवे रिसिट है, डॉक वारंट है,
एक्नॉलेजमेंट होता है, ये सारे क्या है, प्रूफ है कि गुड्स हमारे पास है, हमारे कस्टडी में है, लेकिन इसका ओनर ये है, दैट इज नथिंग बट द प्रूफ. बट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लेकर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको क्लेम कर पाएंगे. किसी की 100 की नोट पड़ी, अगर मैंने उठा ली तो क्या डिफरेंस है, उसकी है मेरी है, नाम थोड़ी लिखा है. दैट इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. अंडरस्टूड? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. आप क्या प्रे करोगे, मतलब आप क्या चाहोगे कि कौन सा टाइटल मिले, कौन सा डॉक्यूमेंट मिले? ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मिल जाए, आप ऐसा सोचोगे, है ना, क्योंकि उसका आप क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लेम एनी अदर डॉक्यूमेंट. समझ रहा है क्या? गुड्स का मीनिंग क्लियर है, गुड्स का मीनिंग एकदम क्लियर है. बायर और सेलर क्या होता है, एकदम क्लियर है. डिलीवरी. अच्छा, टाइप्स ऑफ गुड्स, टेल मी. एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट. फिर से बोलो दो दो बार. एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट. फिर से बोलो एक बार. एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट. टेल मी एग्जिस्टिंग के 3 सब टाइप्स. स्पेसिफिक, एसेटेन, अनएसेटेन. फिर से बोलो. स्पेसिफिक, एसेटेन, अनएसेटेन. ओके. डिलीवरी, डिलीवरी के 3 टाइप्स. एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक. एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक. एक्चुअल मतलब फिजिकली ट्रांसफर करना, पोजेशन, नो प्रॉब्लम, गुड्स लेके आओ, पैसे देके जाओ, है ना. दूसरा कंस्ट्रक्टिव, विदाउट चेंज इन कस्टडी, नो चेंज इन कस्टडी, याद रखो. गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर बट विदाउट change in custody. Symbolic मतलब goods are delivered to the buyer with help of a symbol. Either keys है, either acknowledgement है, any receipt or anything else. Understood? लास्ट में क्या देखा था? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. अभी आपके ग्रुप पे आज यूनिट 1 आ जाएगा, तो मैंने जहां तक पढ़ाया सिर्फ वहां तक ही लिखना, क्योंकि आप ज्यादा लिखने भी गए तो भी मजा नहीं है, फिर समझेगा नहीं. मैंने जितना पढ़ाया जेन्युइनली उतना लिखना, नहीं तो ऐसे नहीं कि मैं पूरा यूनिट 1 खत्म कर दूंगा. सो इट विल मेक नो सेंस. जितना पढ़ा रही हूँ उतना लिखो. सो तुम लोगों के साथ वैसा जस्टिस होगा, है ना, क्योंकि अभी आप लिखोगे तो जैसे उसने बोला अच्छे से वापस एक बार रिवाइज करके लिख पाओगे. सो मैंने जितना पढ़ाया है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल तक लिखो, उसके बाद का मत लिखो. चलो, वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन. Who said, ma'am? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी होता है और एग्रीमेंट टू सेल भी होता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब जो गुड्स, सेल मतलब क्या, हमने जो सेल कर लिया. एग्रीमेंट टू सेल मतलब क्या, सेल या बाय करने के लिए एग्री किया, व्हेन इन नियर फ्यूचर. तो सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सेल और एग्रीमेंट टू सेल बोथ विल बी कंसिडर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सेल ऑफ गुड्स एक्ट का और एक इंपॉर्टेंट रूल है कि हमेशा जो गुड्स आप सेल करते हो वो मॉनिटरी टर्म्स में चाहिए. मॉनिटरी टर्म्स में मतलब क्या बार्टर एक्सचेंज आएगा इसमें? नहीं. बार्टर एक्सचेंज कहाँ आएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. तो जो आप गुड्स सेल कर रहे हो बायर को, दैट शुड ऑलवेज बी फॉर सम कंसिडरेशन, एंड दैट कंसिडरेशन शुड बी ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ मनी. मॉनिटरी कंसिडरेशन ही होना चाहिए सिर्फ, तो ही हम सोगा में लेंगे, अदरवाइज सोगा में इसको कंसिडर नहीं करेंगे. बट अगर ऐसा कोई चीज है कि आप, जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, ओल्ड गाड़ी देके न्यू गाड़ी लेकर जाओ कुछ पैसे देकर, तो वो क्या वो बार्टर हुआ? दैट इज नॉट बार्टर, दैट विल बी एक्सचेंज. पार्टली बार्टर कोई सीन नहीं होता, एक्सचेंज, एक्सचेंज होता है वो. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करके ऊपर कुछ पैसा देकर नई गाड़ी ले रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर एज सेल्स. मॉनिटरी है, मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है, तो दैट विल बी कंसिडर एज सेल्स एंड दैट विल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. बार्टर में इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ना.
मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट क्या है, एक्सचेंज में क्या है जनरली, हाँ मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है तो वो एक्सचेंज, अगर गुड्स के बदले गुड्स है तो वो बार्टर। बार्टर का मीनिंग ही वही था, पुराने जमाने से चलता आ रहा है ना, पहले कुछ बार्टर गुड्स का एक्सचेंज, दैट इज बार्टर, जहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो वो एक्सचेंज। बार्टर का सोगा में नहीं है, बट जहाँ पे कंसिडरेशन मॉनिटरी सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में है वो क्या है, गुड्स माने जाएंगे, सेल्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए एग्री टू बाय न्यू टीवी फ्रॉम शॉपकीपर फॉर 30,000, 30,000 का टीवी बाय कर रहा है, ए कौन है, बायर है, पेबल पार्टली इन कैश, 20,000 रुपया कैश में दे रहा है, एंड बचा हुआ ओल्ड टीवी क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। हाँ, टेल मी इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, गिव योर आंसर। It will be valid contract of sale because exchange is considered as there is some monetary consideration involved, so that will be considered as contract of sale। उसके रीजन क्या दोगे आप, आपको सेल क्या होता है एक्सप्लेन करना होगा, सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्सप्लेन करना होगा, और ये बताना होगा कि यहाँ पे मॉनिटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, इसके लिए हम इसे क्या मानेंगे, सेल्स मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, नंबर 1 इसका रीड करो, मेरे को बोलो कौन से गुड्स है, हाँ मेरे को बोलो कौन से गुड्स है, मैं इसका ये हटा देती हूँ। 100 बेल्स ऑफ कॉटन है गोडाउन में, 50 बेल सेल करने के लिए एग्री किया, सेल और एग्री टू सेल, एंड दिस बेल्स वर सिलेक्टेड एंड साइड में रख दिया, क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है नहीं पूछा मैंने बच्चों, कौन सा टाइप्स ऑफ गुड्स है, इधर स्पेसिफिक है, किसको लगता है स्पेसिफिक है, किसको लगता है स्पेसिफिक गुड्स है, मैम ये स्पेसिफिक होना चाहिए, किसको लगता है ये गुड्स एसिटेन है, क्यों, वाई, बिकॉज आइडेंटिफाई 100 के बेल्स में कर दिए, बट उसको मेजर करके साइड में रखे ना, दैट मीन्स दे हैव एसिटेन। नंबर 2 देखो, 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन द शॉप, पक्का, क्यों, किसको लगता है स्पेसिफिक, 1 2 3, ओके, बोल रहे क्यों, पैक में से क्या, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पे पैकेट पड़े हैं ना, पैकेट ऑलरेडी मेजर करके रखे, पैकेट निकाल कर दे दिया, कहाँ एसिटेन किया, आइडेंटिफाइड बोलेंगे ना, स्पेसिफिक बोलेंगे, स्पेसिफिक एक जैसा है, बट ए ने एग्री किया, आउट ऑफ दिस 100 पैकेट आई वांट 1 पैकेट, सो दैट इज एग्री, एग्री टू आइडेंटिफाइड एंड एग्रीज टू सेल, एग्रीज टू बाय, दैट विल बी ए एग्री टू सेल, ऐसा हम ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकते, हमें ऐसा इंटरप्रिटेशन हाँ लेना होगा कि यहाँ पे दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है दैट आई विल गेट 1 पैकेट एंड विल गिव इट टू यू आउट ऑफ दिस हंड्रेड्स ऑफ पैकेट विच आर सेम। यहाँ पे मेजर किया क्या, नहीं किया, कहाँ किया, अरे कहाँ किया, 100 पैकेट्स आर लाइंग इन वन, उसको ऑलरेडी मेजर करके रखा है क्या, 3 पैकेट मांगे तो भी वो आइडेंटिफाइड ही हुआ ना, तुम्हारा क्या रीजन है आइडेंटिफाई होने का, एग्जैक्टली exactly. शुगर का सैक है पोते में से, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पे ऑलरेडी पैकेट्स बना के रखे हैं, इसके लिए मैंने आइडेंटिफाई बोला, मतलब स्पेसिफिक बोला, बट अगर हमें पोते में से अगर अलग से चावल या शुगर गिन के देना है, दाने अलग दाने दाने हैं इतने सारे,
उसको क्वांटिफाई करके देना है, क्वांटिफाई करके देना है तो वो एसेटेंड होता। नेक्स्ट देखो, he agreed to sell S all apples which are produced in his garden this year. फ्यूचर कब, फ्यूचर गुड्स, क्या ये एग्रीमेंट टू सेल है? दिस इज एग्रीमेंट टू सेल. सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे. नोटबुक कंप्लीट चाहिए मुझे कल के कल, कल के कल जो जितना पढ़ा है उतनी नोटबुक कंप्लीट करो. जिनकी कंप्लीटेड है उनकी कोई बात नहीं, जिनकी कंप्लीटेड नहीं है वो लोग देख लेना.